बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्नो इन डेजर्ट। ये कहानी आज के वक्त की नहीं है बल्कि भविष्य के वक्त की है, जहां पर हमें एक अनजान प्लेनेट को दिखाया जाता है जिस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा गर्मी है। इसीलिए इस प्लेनेट पर पानी की बहुत ज्यादा कमी भी है। यहाँ सबसे बड़ी चोरी पानी की मानी जाती है और इस प्लेनेट पर जो भी पानी की चोरी करता है उसे ग्लास के बॉक्स के अंदर बंद करके धूप में छोड़ दिया जाता है। यहाँ की धूप इतनी ज्यादा है कि उससे कोई बच नहीं सकता, इसीलिए धूप की वजह से चोर की मृत्यु हो जाती है। यहीं हमें स्नो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक डीलर के पास जाता और उससे कंटेनर खरीद लेता है। दरअसल इस कंटेनर की स्मगलिंग अर्थ से होती है। कंटेनर खरीदने के बाद स्नो एक बार में जाता है और जब वो बियर पी रहा होता है तभी उसके सामने तीन अजीब से लोग आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम्हें बोरिस ने बुलाया है। दरअसल ये तीनों के तीनों बोरिस के लिए काम करते हैं। स्नो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा, पर वो उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो उसे मारते, स्नो उनमें से दो को मार देता है और बोरिस का तीसरा आदमी स्नो के हाथ को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो स्नो की तरफ बढ़ता है और अब स्नो को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से एक लड़की आती है जो उसे मारकर स्नो को बचा लेती है। इस लड़की का नाम हैरल्ड है। स्नो अपनी जान बचाने के लिए हैरल्ड को थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। रात को जब वो एक जगह बैठकर खाना खा रहा होता है तभी वहां पर हैरल्ड आ जाती है, जिसे देखकर स्नो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि हर कोई उसके पास किसी न किसी फायदे के लिए आता है। और अब हैरल्ड उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहती हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि स्नो उसे अपने साथ सफर करवाना तो नहीं चाहता, लेकिन हैरल्ड की वजह से वो जिंदा है, उसने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ सफर कर सकती हो। और अब सूरज निकलने लगता है, इसीलिए दोनों के दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। सूरज की गर्मी की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता, कोई सफर नहीं करता, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो गर्मी से सूरज से झुलस कर उसकी मौत हो जाएगी। इस प्लेनेट के पक्षियों के पंख इतने कठोर होते हैं कि वो अपने कठोर पंखों से अपने आप को सूरज की गर्मी से बचा लेते हैं। वहीं स्नो को दिखाया जाता है जो टेंट के अंदर है और जो उसका हाथ ब्लास्ट हो गया था, अब वो अपने आप ही दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। दरअसल स्नो के अंदर एक खास पावर है कि उसका शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाए तो वो अपने आप ही दोबारा आ जाता है। वो कई 100 सालों से जिंदा है, यानी कि एक तरह से वो अमर है। इसीलिए सब उसे हासिल करना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर रिसर्च करके जितने भी लोग हैं उन सबको अमर बनाया जा सके, पर स्नो ऐसा नहीं चाहता। अब रात हो जाती है। रात होने के बाद ये दोनों अपने सफर को शुरू करते हैं। सफर के दौरान हैरल्ड कहती है कि तुम्हारे शरीर में कुछ खास हार्मोन्स हैं जिन हार्मोन्स की वजह से तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। ये वही हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियां अपनी बॉडी से रिलीज करती हैं। मैं ECI यानी कि अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस की एक एजेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारी बॉडी को चेक करना चाहते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव या तुम्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जीवों की भलाई के लिए काम करती है। दरअसल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे इंसान नहीं चलाते बल्कि इसे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाते हैं। नो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और 2 दिनों तक ये लगातार रात में चलते चले जाते हैं। 2 दिनों के सफर के बाद ये बीहड़ में चट्टानों के बीच में पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ लाल चट्टाने हैं। हैरल्ड को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं और तभी उसे अपनी छुपी हुई रस्सी और लकड़ी से बनी हुई लिफ्ट दिखाता है, जिस लिफ्ट से दोनों के दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं और ये स्नो का घर है। इस घर को बनाने में उसे पूरे 200 साल लगे। यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर भरपूर मात्रा में खाना और पानी है। स्नो यहीं पर रहता है। ये जगह बहुत ही सुरक्षित है क्योंकि कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसी जगह पर रह सकता है। और अब स्नो हैरल्ड से कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, अगर तुम नहाना चाहो तो नहा भी सकती हो क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। हैरल्ड इसके बाद नहाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद स्नो उस बॉक्स को खोलता है जिस बॉक्स को लेने के लिए वो गया था। उसके अंदर स्ट्रॉबेरी होती है जो कि उसे बहुत पसंद है और वो उनमें से कुछ स्ट्रॉबेरीज को खाता है। तभी हैरल्ड भी वहां पर आ जाती है जिसने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने होते हैं। हैरल्ड पूछती है कि ये कपड़े किसके हैं। स्नो बताता है कि ये मेरी पत्नी के कपड़े हैं जिसकी मृत्यु 123 साल पहले हो चुकी है
हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख भी होता था कि साल बीतने के साथ वो बूढ़ी हो रही है और मैं ज्यों का त्यों हूँ। ये बताते बताते स्नो इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद हिरेल्ड उसके बहुत करीब आ जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी इनके घर का अलार्म बज जाता है, जिससे स्नो एकदम एक्टिव हो जाता है। दरअसल बैरिस यहाँ पर अपने लोगों के साथ पहुंच चुका है, उसे स्नो के घर का पता चल चुका है। स्नो बैरिस और उसके लोगों को मारने के लिए निकल चुका है, क्योंकि वो जानता है कि बैरिस उसी को लेने के लिए आया है ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। वहीं अब हिरेल्ड की भी आंख खुल जाती है और वो मॉनिटर में देखती है कि बैरिस अपने लोगों के साथ यहाँ पर स्नो को लेने के लिए आ चुका है। और स्नो को मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बड़ी चालाकी से एक एक करके वो बैरिस के कई सारे लोगों को मार देता है। और जब बैरिस का आखिरी साथी बचता है तो वो स्नो के ऊपर गोलियां चलाता है, जिससे स्नो जख्मी हो जाता है। और अब वो स्नो को पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर हेरल्ड आ जाती है, जो बैरिस के उस आखिरी आदमी को भी मार देती है। इसके बाद वो स्नो को बचाने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि तभी पीछे से बैरिस उसके ऊपर ब्लास्टर गन से हमला करके उसे ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद वो स्नो की तरफ आगे बढ़ता हुआ उससे पूछता है कि बताओ कि तुम इस प्लेनेट पर क्यों रहते हो जिसे ईश्वर ने भी छोड़ दिया है। लेकिन स्नो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर इससे पहले कि उस स्नो को मारता उसे अपने साथ ले जाता, पीछे से एक हाथ उसके शरीर के आर पार हो जाता है, जो कि एक मेटल का हाथ है और ये हाथ होता है हिरेल्ड का। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हिरेल्ड पूरी तरह से इंसान नहीं है, बल्कि वो एक साइबॉर्ग है, यानी कि आधी इंसान और आधी रोबोट। स्नो भी उसे देखकर हैरान होता है, क्योंकि स्नो को इस बारे में पता नहीं था। हिरेल्ड उसे कहती है कि मैं अब भी एक इंसान हूँ। कई साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से खराब हो गए, जिसके बाद ECI ने, यानी कि अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस ने, मेरे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को रोबोटिक बना दिया। पर मैं दिल से, मन से पूरी तरह से इंसान हूँ और बहुत वक्त से अकेली हूँ, जिस तरह से तुम अकेले हो। ये सुनकर स्नो भी उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी पिछले 123 सालों से अकेलापन है, यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इस एपिसोड के अंत में कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, कई सारे मैसेजेस हैं, जैसे प्लेनेट का टेम्परेचर। अगर हमने अपनी अर्थ को संभाल कर नहीं रखा तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे पानी की कमी हो जाएगी और पानी इंसानों की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। वहीं हिरेल्ड, जिसे स्नो से 2 दिन में प्यार हो गया, हो सकता है कि स्नो को उसने इसलिए अपनाया हो क्योंकि वो एक साइबॉर्ग है। ना तो उसकी उम्र बढ़ेगी और ना ही उसकी मृत्यु होगी, इसलिए स्नो से बेहतर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। वो उसके साथ अपने अकेलेपन को दूर कर सकती है। ये भी हो सकता है कि वो अपनी एजेंसी के लिए काम कर रही हो और स्नो को बिना नुकसान पहुंचाए वो स्नो की बॉडी से उसके स्पर्म के जरिए वो हासिल करना चाहती है जो उसकी एजेंसी को चाहिए, जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सके कि कैसे स्नो के बॉडी पार्ट्स रीजनरेट होते हैं, ऐसे वो कई 100 सालों से जिंदा है। इस कहानी के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अगर आपको कोई और मीनिंग समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली कहानी है लाइफ हज। इस कहानी की शुरुआत में हमें टेरेंस नाम के एक स्पेस पायलट को दिखाया जाता है, जो अपने स्पेस क्राफ्ट में होता है, जिसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से उसका स्पेस क्राफ्ट एक डेजर्ट प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। और अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे आसपास के किसी भी लाइफ हज पर जाना होगा। दरअसल इंसानों ने हर एक प्लेनेट पर इसी तरह के लाइफ हज बना रखे हैं ताकि कोई भी इन प्लेनेट्स पर फंस जाए तो वहां जाकर वो कुछ वक्त के लिए सरवाइव कर सके। टेरेंस देखता है कि उससे लगभग 16 किलोमीटर दूर एक लाइफ हज है जहां पर जाकर वो अपनी जान बचा सकता है, लेकिन 5 घंटों के अंदर उसे इस सफर को तय करना होगा, क्योंकि उसके पास 5 घंटों की ही सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन है। और अब वो पैदल ही अपना सफर तय करना शुरू करता है। उसे स्पेस सूट के साथ चलते हुए बहुत तकलीफ हो रही होती है, साथ ही उसका समय भी खत्म हो रहा होता है। और जब मात्र 2 मिनट बचे होते हैं वो उस लाइफ हज तक पहुंच जाता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो कंप्यूटर उसे वार्निंग देता है कि मेंटेनेंस रोबोट में कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन वो उसकी वार्निंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो अपना हेलमेट उतार देता है और तभी मेंटेनेंस रोबोट उसके ऊपर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। टेरेंस अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर वहां पर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। इसके बाद रोबोट उसे स्कैन करना शुरू कर देता है। दरअसल रोबोट सिर्फ मूविंग चीजों पर ही हमला करता है और अगर उसने मूवमेंट की तो रोबोट उसे मार देगा।
तभी टेरेंस का वो हेलमेट जो उसने टांग दिया था वो नीचे गिर जाता है। रोबोट हलचल देखकर उस तरफ जाता और उसके हेलमेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर टेरेंस ने कोई भी हलचल, कोई भी मूवमेंट की तो रोबोट उसका भी वही हाल करेगा जो उसने हेलमेट का किया है। टेरेंस बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि रोबोट उसके पीछे है। तभी उसका वो ग्लव्स जो ऊपर होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है। रोबोट उसके सामने आता है और टेरेंस एक बार फिर से पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, जिससे रोबोट को कोई भी हलचल नहीं मिलती। रोबोट अब दूसरी जगहों को स्कैन करने के लिए वहां से आगे बढ़ता है और तभी रोबोट अपना पैर टेरेंस के हाथ के ऊपर रख देता है। उसका पैर बहुत भारी होता है, जिससे टेरेंस का हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसकी उंगलियां भी टूट जाती है और वो अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकालता, ना ही कोई हलचल करता है, क्योंकि उसने ऐसा किया तो रोबोट उसका खात्मा कर देगा। रोबोट पूरी जगह को स्कैन करने के बाद एक बार फिर से पीछे चला जाता है और अब टेरेंस के पास एक टॉर्च होती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टॉर्च की रोशनी को दीवार पर फ्लैश करके उसे हिलाना शुरू कर देता है, जिससे रोबोट को एक बार फिर से हलचल दिख जाती है। वो रोशनी के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। टेरेंस अब टॉर्च की रोशनी को रोबोट के ही पैर पर लाता है, जिससे रोबोट अपने पैर पर हमला करके अपने पैर को तोड़ देता है। इसके बाद वो उसके दूसरे पैर पर टॉर्च की रोशनी को लाता है। रोबोट अपने दूसरे पैर को भी तोड़ देता है, जिसका मतलब ये है कि रोबोट अब चल नहीं सकता। टेरेंस इसी बात का फायदा उठाकर उठता है और रोबोट के एक पैर से उसके चेहरे पर कई बार हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। टेरेंस अब मेडिकल किट निकालता और अपने आप को पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है। साथ ही वो अपने साथियों से कम्युनिकेट करता है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस प्लेनेट पर बुलाता है। ये छोटी सी कहानी हमें भविष्य का एक चेहरा दिखाती है, जहाँ पर आने वाले वक्त में इंसान अलग अलग प्लेनेट्स पर बहुत आराम से ट्रेवल कर सकेंगे। साथ ही इंसान जो मशीन्स, जो हथियार बनाएंगे वो उन्हीं के लिए खतरा बन जाएंगी। लेकिन इंसानों का दिमाग बहुत तेज है, वो किसी भी सिचुएशन से बचकर निकल सकते हैं। जिस तरह से टेरेंस ने अपना दिमाग इस्तेमाल करके रोबोट को उसकी कमजोरी से मार दिया, क्योंकि वो एक मशीन था, वो इंसानों की तरह सोच नहीं सकता था। और यही एक चीज है जो इंसानों को मशीनों से और किसी भी दूसरे जीवों से पूरी तरह से अलग करती है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कहानियां आपको पसंद आई होगी।